breakdown of carbon bonds. रेस्पिरेशन। तो आकृति ने हमें बताया कि रेस्पिरेशन होता है ब्रेकडाउन ऑफ कार्बन एंड कार्बन बॉन्ड। अभी इससे पहले वाला चैप्टर मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिलेट करा रही हूँ यहाँ पे, है ना, आप लोगों को रिवाइज भी हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। तो देखो, फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस में हम लोगों ने दो टाइप की रिएक्शन पढ़ी थी। एक तो पढ़ा था हम लोगों ने लाइट रिएक्शन, और एक पढ़ा था हम लोगों ने डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में मैंने एटीपी बनाए थे, NADPH बनाए थे, और फिर इन्हीं एटीपी और NADPH का डार्क रिएक्शन में यूज करके मैंने यहाँ पे C6H12O6 बनवा दिया था। किया था या नहीं किया था ये चीज, बोलो। Yes, ma'am. और Yes, ma'am. फोटोसिंथेसिस में क्या क्या यूज किया था, CO2 यूज किया था, H2O यूज किया था, एंड क्लोरोफिल यूज किया था, और रिटर्न में मेरे को क्या मिला था, ऑक्सीजन मिला था, C6H12O6, ये सारी चीजें मिली थी। अब लाइट रिएक्शन तो क्लोरोप्लास्ट के कहाँ पे चल रही थी, ग्रेना में, और डार्क रिएक्शन कहाँ चल रही थी, स्ट्रोमा में, ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो अब क्या हुआ बच्चों, ये स्ट्रोमा से ग्लूकोज निकल के कहाँ पे आ गया, साइटोप्लाज्म में आ गया। ये स्ट्रोमा से निकल के साइटोप्लाज्म में आ गया। अब साइटोप्लाज्म में आ गया है मेरे पास ग्लूकोज। अब एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, हम लोग फूड क्यों खाते हैं, क्यों खाते हैं हम लोग फूड, एनर्जी के लिए। एनर्जी के लिए, एग्जैक्टली। तो प्लांट्स भी फूड क्यों बना रहे हैं, अपनी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के लिए। कीर्ति, मैंने क्लास जस्ट अभी अभी स्टार्ट किया, आपका कुछ मिस नहीं हुआ, आपको बोला था ना मैंने एग्जैक्ट 7:10 से स्टार्ट करूंगी, तो आपका कुछ मिस नहीं हुआ, ठीक है। तो मैंने ये बोला बच्चा कि प्लांट फूड क्यों बना रहे हैं, प्लांट फूड बना रहे हैं हमारे लिए और अपने लिए। हम लोगों को तो फूड नहीं बनाना पड़ रहा है ना कुछ भी अपनी बॉडी में, हम लोगों को तो फूड डायरेक्टली हम प्लांट से ले रहे हैं। तो प्लांट्स ने देखो क्या किया, प्लांट्स ने पहले एनर्जी बनाई, फिर उस एनर्जी का यूज करके फूड बनाया, फिर उस फूड को हम ले लेंगे उनसे, और कुछ फूड प्लांट अपने लिए यूज करेंगे। हमने तो यूज कर लिया उनका फूड, कैसे, उनकी फ्रूट्स की फॉर्म में, उसके ऊपर पल्सेस आ रही हैं, वेजिटेबल्स आ रही हैं, उन सब के अंदर वो ग्लूकोज आपका फूड स्टोर हो जाता है फ्लोएम के थ्रू। वो सब ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में हम लोगों ने देखा था, वहां से उसको पिक करके हम लोगों ने उसको डिश बना के खा लिया। लेकिन प्लांट अपने मेटाबॉलिज्म करने के लिए भी इस ग्लूकोज का यूज करेंगे। अब साइटोप्लाज्म के अंदर ये ग्लूकोज पड़ा हुआ है, अब क्या करेंगे, इस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कराएंगे। प्लांट्स क्या कराएंगे, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कराएंगे, और ब्रेक डाउन करा के यहाँ से फिर से एटीपी बनवा लेंगे। तो एटीपी, पहले एटीपी बनाया, उससे ग्लूकोज बनाया, फिर ग्लूकोज को ब्रेक करा के फिर से एटीपी बनवा रहे हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस चल रहा है, नहीं चल रहा है प्लांट्स के अंदर। हम लोग डायरेक्टली फूड खा रहे हैं, उस फूड से मेरे को एनर्जी मिल रही है, बस हमने बाहर से फूड लिया, उससे मेरे को एनर्जी मिली। प्लांट से पहले एनर्जी बनाई, उस एनर्जी से फिर फूड बनाया, फिर उस फूड से फिर से एनर्जी ले ली। अब मेरे को क्या सीखना है, ये पूरा प्रोसेस तो था फोटोसिंथेसिस का, ये पूरा प्रोसेस आएगा रेस्पिरेशन का। दिस कम अंडर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। तो बच्चा, रेस्पिरेशन के अंदर मेरे को क्या कराना है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कराना है। ध्यान से देखना ये चीज, मेरे को कराना है यहाँ पे ब्रेकिंग ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक कराना है, या फिर ऐसा भी बोल सकते हो ना कि मेरे को फूड का ऑक्सीडेशन कराना है Yes, ना। ma'am. अब फूड का Yes. ऑक्सीडेशन, किसी चीज को ब्रेक कराना है, तो जब हम ब्रेकिंग वाला प्रोसेस करते हैं तो उस मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म, Yes, है ma'am. ना। Yes, ma'am. मेरे को यहाँ पे कैटाबॉलिज्म कराना है, और ग्लूकोज से मेरे को एटीपी बनाना है। क्या ये एक सिंगल स्टेप प्रोसेस हो सकता है, सिंगल स्टेप प्रोसेस कभी नहीं होगा। ये एकदम स्टेप वाइज प्रोसेस होने वाला है, धीरे धीरे स्टेप्स हम लेके चलेंगे और अपने एटीपी का फॉर्मेशन कराएंगे। और ये जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है, ये एंजाइमेटिकली कंट्रोल होगा, एंजाइम्स इसको कंट्रोल करेंगे। और अब बच्चों, अगर एंजाइम कंट्रोल करेंगे तो टेम्परेचर का इफेक्ट तो आएगा ही आएगा, यहाँ पे आएगा Yes, ना, ma'am. टेम्परेचर का इफेक्ट आएगा। Yes, ये ma'am. चीजें आपको रेस्पिरेशन के बारे में याद रखनी है।
और एक और इम्पोर्टेंट चीज, रेस्पिरेशन एक कैसा प्रोसेस होता है? फिजियोकेमिकल प्रोसेस होता है। मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ फिजिकल चेंज भी हो रहा होता है और यहाँ पे कुछ केमिकल चेंज भी हो रहा होता है। ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं फिजियोकेमिकल प्रोसेस। अगर मुझसे कोई डेफिनेशन पूछे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन, आप लोगों को याद होगा जब छोटी क्लासेस में थे लाइक 6th-7th क्लास में, तो हम ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन को सेम सेम मानते थे ना। कोई हमसे रेस्पिरेशन की डेफिनेशन पूछता था तो हम ये बोल देते हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हैं, दिस इज रेस्पिरेशन, यस मैम। है ना। करते थे ना ये चीज हम लोग। लेकिन अब हम लोगों को क्लियर है ब्रीथिंग क्या है। ब्रीथिंग एक मैकेनिज्म है फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन इज द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। और आपको पता है फूड का ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन किसके प्रेजेंस में होगा? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा या नहीं होगा? यस मैम। इसका मतलब एरोबिक जो हम रेस्पिरेशन। ब्रीथिंग कर रहे हैं उसी ब्रीथिंग की वजह से हमारी सेल्स के अंदर रेस्पिरेशन प्रोसेस पॉसिबल हो पा रहा है। उसी की वजह से रेस्पिरेशन प्रोसेस पॉसिबल हो पा रहा है। अब मेरे को यहाँ पे क्या कराना है? C6H12O6 इसको ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करा के क्या बनाना है? CO2 प्लस H2O प्लस ATP बनवाना है। ये मैकेनिज्म कहाँ पे चल रहा होगा? सेल के अंदर चल रहा होगा, है ना, बिकॉज साइटोप्लाज्म में है। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो सेलुलर रेस्पिरेशन, इसीलिए हम बोलते हैं कि रात में प्लांट्स क्या रिलीज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। और दिन में क्या रिलीज करते हैं? ऑक्सीजन। क्यों ऑक्सीजन रिलीज करते हैं? बिकॉज दिन में चल रही होती है लाइट रिएक्शन। और हम लोगों ने देखा था लाइट रिएक्शन में फोटोलाइसिस जब हो रहा था वाटर का, तो वाटर के फोटोलाइसिस के टाइम पे मेरा क्या रिलीज हो रहा था? ऑक्सीजन रिलीज हो रही थी ना वहां पे। यस। तो ये चीजें हैं बच्चों छोटी छोटी जो आप लोगों के कंसेप्ट को स्ट्रांग बनाएंगे, तो प्लीज इनको याद रखना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं अभी हम लोग। देखो जिन स्टूडेंट्स ने अभी अभी ज्वाइन किया ना उनको मैं बता देती हूँ, हम लोग पढ़ रहे हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट चैप्टर। अब तक सिर्फ बेसिक बताया है मैंने रेस्पिरेशन इन प्लांट का। रेस्पिरेशन एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं फिजियोकेमिकल प्रोसेस। इसके अंदर हम कार्बन कार्बन बॉन्ड का ब्रेकिंग कराते हैं, दिस प्रोसेस नोन एज कैटाबॉलिज्म। सेलुलर रेस्पिरेशन इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये सेल के साइटोप्लाज्म में चल रहा होता है प्रोसेस। स्टेप वाइज रिएक्शन होता है, सिंगल स्टेप कभी नहीं होगा। एंजाइम्स इस प्रोसेस को कंट्रोल करेंगे तो टेम्परेचर का इफेक्ट सबसे ज्यादा यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। अब चलते हैं हम लोग रेस्पिरेशन में। रेस्पिरेशन में कोई एक सबस्टांस को मेरे को ऑक्सीडाइज कराना है, तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट मेरे पास क्या क्या हो सकते हैं? वो सबस्ट्रेट जिसके विच इज गोइंग इनटू द रेस्पिरेशन प्रोसेस, दैट सबस्ट्रेट इज नोन एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। लिखो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। यहां से भी बच्चा क्वेश्चन आता है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या क्या हो सकता है। तो मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हमारा क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट में भी जैसे एग्जांपल ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ठीक है। तो सेकेंड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है मेरा फैट, देन प्रोटीन एंड देन organic acids. Organic acids like malic acid, मैलिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। oxalic acid। बेटा न्यूक्लिक एसिड नहीं होगा, ये इनको हम यूज करना है। अब रेस्पिरेशन बच्चा दो टाइप से और हो सकता है। रेस्पिरेशन कैन बी ऑल्सो टू टाइप। एक हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन और एक होता है फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। अब इसको भी आप समझोगे।
प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन क्या होता है? प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन होता है जिसमें हमारा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है प्रोटीन, और फ्लोटिंग रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन होता है जिसमें रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है, सपोज करो आप लोगों ने पूरा दिन फास्ट किया हुआ है, अब फास्ट किया हुआ है, आपने ग्लूकोज वगैरह तो नहीं खाया, चलो आपने, तो इसका मतलब आपने ग्लूकोज पहले दिन खाया था, कोई भी ग्लूकोज स्टार्च कुछ भी आप लोगों ने पहले दिन खाया था, तो सबसे पहले आपकी बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन किसका होगा? कार्बोहाइड्रेट का होगा। अब आपको फास्टिंग करते करते 24 आवर हो चुके हैं, आपकी बॉडी का सारा ग्लूकोज फिनिश हो गया, तो उसके बाद आपकी बॉडी एनर्जी कहाँ से प्रोड्यूस करेगी? आपकी बॉडी के जितने प्रोटीन्स है उनको ब्रेक डाउन करेगी या फैट को ब्रेक डाउन करेगी? प्रोटीन्स को, फैट को ब्रेक डाउन करेगी, फिर एंड में जाती है वो प्रोटीन्स के ऊपर। तो सबसे पहले आपकी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन होगा, जब पूरा कार्बोहाइड्रेट फिनिश हो जाएगा फिर आपकी बॉडी अटैक करेगी फैट के ऊपर, पूरा फैट यूज हो गया, फिर उसके बाद आपकी बॉडी आएगी प्रोटीन के ऊपर। बस इतना याद रखना है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट याद रखने हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, कार्बनिक ऑर्गेनिक एसिड। रेस्पिरेशन दो टाइप का, प्रोटोप्लाज्मिक, पी फॉर प्रोटोप्लाज्मिक, पी फॉर प्रोटीन। जब ये प्रोटीन का ब्रेक डाउन कराते हैं उसको बोलता है प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन, जब कार्बोहाइड्रेट फैट का करा रहे हो तो उसको बोलता है फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। बस याद हो जाएगा? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. फाइनली चलो इतना याद हुआ। मेरा वॉइस तो ब्रेक नहीं हो रहा है ना बीच में कहीं पे? नो No, मैम। ma'am. होगा तो बताना, मेरा थोड़ा सा नेटवर्क अनस्टेबल दिखा रहा है अभी ये। चलो फिर अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना मैकेनिज्म, द फर्स्ट वन प्रोसेस इज ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस अब हम लोगों को पढ़ना है। देखो ग्लाइकोलाइसिस ये जो टर्म है ना ग्रीक वर्ड है, अब मैंने बोला ग्रीक वर्ड, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है ग्लाइकोलाइसिस किस टाइप का वर्ड है। ग्लाइकोलाइसिस ग्रीक वर्ड है जहां पे ग्लाइको का मतलब क्या होता है? Sugar. और लाइसिस का मतलब होता है स्प्लिटिंग या ब्रेकडाउन। तो अब इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे सीखने की है कि किस टाइप का शुगर ग्लाइकोलाइसिस दिखा सकता है। अब हम लोगों ने अब तक पढ़ा है ग्लाइकोलाइसिस में मेरा ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, लेकिन अगर मेरे पास ग्लूकोज की जगह पे फ्रक्टोज है, क्या फ्रक्टोज का भी ब्रेकडाउन हो सकता है ग्लाइकोलाइसिस में? क्या फ्रक्टोज का हो सकता है? यस मैम, क्योंकि शुगर स्प्लिटिंग है तो फ्रक्टोज इज आल्सो शुगर। चलो अगर हो सकता है तो मेरे को सुक्रोज का बताओ, क्या सुक्रोज का भी हो सकता है? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम हो सकता है। यस मैम। डायरेक्टली Fructose सुक्रोज को डाला ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट। No, ma'am. No, ma'am, ऐसे सुक्रोज थोड़ी ना। पहले कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में। वेरी गुड, बिकॉज इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या निकल के आया यहाँ पे, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल होता है मोनोसेकेराइड्स के लिए, और सुक्रोज क्या है? डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड है। तो अगर मेरे को सुक्रोज के ऊपर ग्लाइकोलाइसिस करना है तो मेरे को सुक्रोज को पहले मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सुक्रोज के ऊपर एंजाइम डालना पड़ेगा इन्वर्टेज। इन्वर्टेज इसको कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में, और यहाँ से मेरे पास ग्लूकोज फ्रक्टोज आएगी, इन दोनों के ऊपर मैं ग्लाइकोलाइसिस लगा दूंगी। एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है बच्चा कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज के लिए क्या दोनों के लिए ग्लाइकोलाइसिस सेम होगा, और देयर एनी डिफरेंस? एग्जैक्टली सेम होगा, बिकॉज ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बोथ आर आइसोमर्स, एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है या नहीं है ये, तो दोनों के लिए प्रोसेस बिल्कुल सेम होने वाला है। तो ग्लाइकोलाइसिस को हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस ऑल्सो। यूनिवर्सल प्रोसेस का मतलब ये है मेरी बॉडी के अंदर भी ग्लाइकोलाइसिस 10 स्टेप में चल रहा होगा, आपकी बॉडी के अंदर भी ग्लाइकोलाइसिस 10 स्टेप में चल रहा होगा। मेरे पास कोई बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया के अंदर भी सेम ग्लाइकोलाइसिस चल रहा होगा। मेरे पास कोई प्रोटोजोन है, कोई इनवर्टिब्रेट है, कोई वर्टिब्रेट है, कुछ भी ले लो पूरी अर्थ पे, कोई वायरस ले लो, फंजाई ले लो, कुछ भी ले लो, हर किसी के अंदर ग्लाइकोलाइसिस सेम चलता है। याद रहेगा ये प्रोसेस, यूनिवर्सल है। क्वेश्चन आता है, ऑप्शंस दे देंगे आपको, प्रोकैरियोट दे दे, यूकैरियोट दे दे, फंजाई दे दे, केल्गी दे दिया, या एक ऑप्शन में दे दिया ऑल ऑफ दीज, कि इनमें बताओ ग्लाइकोलाइसिस किसके अंदर नहीं होगा या फिर किसके अंदर होगा। क्लियर?
इसकी साइट क्या होती है? कहाँ पे होता है ग्लाइकोलाइसिस? मैम हाँ जी, ये तो हमने कर लिया था जब आपने एक्स्ट्रा क्लास ली थी। जिसने कर लिया था वो इसका डीपीपी सॉल्व कर सकते हो। क्या मैम ताइबा देख बोलो। सकते हैं? हाँ जी ताइबा, डीपीपी कर लिया ना आपने? मैम डीपीपी नहीं किया था। डीपीपी नहीं किया था तो बेटा डीपीपी करो, मैंने किंगडम बैच में शेयर किया हुआ है, वहां से डीपीपी करना स्टार्ट कर लो, टाइम मत वेस्ट करो फिर दोबारा से। फिर तो साइट हम लोगों को पता गुड लगा। इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज होता है बच्चे इसके लिए, यहाँ पे कोई ऑक्सीजन का यूज नहीं होता है। अब कोई ऑक्सीजन का यूज नहीं है तो इसका मतलब ये एरोबिक बैक्टीरिया के अंदर भी सेम रहेगा, एनारोबिक के अंदर भी सेम रहेगा। मैं एरोबिक कंडीशन से उठ के किसी एनारोबिक कंडीशन में चले जाऊं तो मेरे ग्लाइकोलाइसिस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है? मैम ट्यूशन गया था इसलिए लेट हो गया मैं, सॉरी मैम। वो दो कोई बार बात लेट नहीं, आया करते थे। 15 मिनट्स का हुआ है तो 15 मिनट्स की आप रिकॉर्डिंग देख लेना, अभी से भी समझोगे तो समझ में आ जाएगा सब कुछ। ओके मैम। जहां पे नहीं समझ में आएगा मेरे को बता देना। नेक्स्ट लाइन आती है कि ओके मैम। ग्लाइकोलाइसिस इज आल्सो नोन एज पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। बेटा जितने पॉइंट्स लिखवा रहे हैं सभी पॉइंट्स से आप लोगों को क्वेश्चन मिलेंगे। पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज याद रहेगी। अब ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस को ही हम एक और इम्पोर्टेंट प्रोसेस बोलते हैं EMP pathway. What do you understand by EMP? E for Amidon, M for Meyerhoff, P for पार्नस। ये इसको हम बोलते हैं आपका EMP pathway। यहां तक एक एक पॉइंट सबको क्लियर है जितना मैंने स्लाइड्स पे लिखा हुआ है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, लेट मी चेक कौन कौन नए स्टूडेंट है यहाँ पे। संतोष आपको क्लियर है यहाँ तक जितना मैंने पढ़ाया? यस मैम। पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होगा। हाँ सॉरी सॉरी, पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। चलो अब इतना क्लियर है, अब जल्दी से इसकी फेजेस पढ़ लेते हैं। अब ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस को बच्चों मैं यहाँ पे दो फेजेस में डिवाइड कर सकती हूँ। एक तो मेरे बैक स्लाइड दिखा। ये देखो, एक और इम्पोर्टेंट ग्लाइकोलाइसिस इज अ 10 स्टेप प्रोसेस। मैम हाँ जी, मैम ये EMP पाथवेज क्या है? ये सेकंड ग्लाइकोलाइसिस को ही बेटा EMP पाथवे भी बोलते हैं। इन तीन Okay. साइंटिस्ट ने मिलकर इसको डिस्कवर किया था। ओके मैम। स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो जस्ट आफ्टर फिनिशिंग द क्लास मैं आपको ये स्लाइड शेयर कर दूंगी सब। ओके मैम। ठीक है चलो। ओके मैम। अभी ग्लाइकोलाइसिस बच्चों, ग्लाइकोलाइसिस को हम दो फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। एक मेरा वो फेज आता है जहां पे मेरे को एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ती है, कंज्यूम का मतलब मेरे को एनर्जी यूज करनी पड़ेगी। एक वो फेज आएगा मेरी ग्लाइकोलाइसिस में जहां पे मेरे पास एनर्जी एक्सट्रैक्शन होगा। एक्सट्रैक्शन का मतलब एनर्जी का फॉर्मेशन होगा। ये दो फेजेस में हम पढ़ने वाले हैं। 10 स्टेप प्रोसेस है। 10 में से स्टेप नंबर फर्स्ट से लेके स्टेप नंबर 3 तक मेरे को एनर्जी यूज करनी पड़ेगी, एटीपी का यूज करना होगा। और 4th स्टेप से लेके 10th स्टेप तक एटीपी का होगा फॉर्मेशन। अब यहां से क्वेश्चन ये आएगा बेटा, अगर मेरी सेल के पास है लेक ऑफ एटीपी, सेल के पास है लेक ऑफ एटीपी, क्या सेल के अंदर ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होगा या नहीं होगा? जल्दी बताओ, इतना टाइम नहीं निकालना है क्वेश्चंस में। मैम नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? बिकॉज उसके स्टार्टिंग के 3 स्टेप्स में ही उसको एटीपी की रिक्वायरमेंट है। अब उसको 3 स्टार्टिंग के स्टेप में अगर एटीपी नहीं मिलने वाली है तो वो आगे जाके एटीपी बना के कहाँ से देगा आपको? नहीं बना के देने वाला है। अभी अगर आप लोग मेहनत नहीं करोगे तो क्या नीट पे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा? स्टार्टिंग में आपको एनर्जी यूज करनी पड़ेगी, उसके बाद तो आपके पास एनर्जी आएगी इन द फॉर्म ऑफ सैलरी। अच्छी डॉक्टर बन जाओगे, सैलरी मिलेगी। पहले मेहनत करोगे तभी तो एंड में आपको सैलरी मिलेगी। तो यही है, स्टार्टिंग में पहले आप एटीपी यूज करोगे तभी तो एंड में आपको एटीपी फॉर्मेशन होगा। तो ये आप लोगों को याद रखना है, 2 फेजेस में हमारा प्रोसेस ये चलेगा। अब हम स्टार्ट करते हैं फेज 1 से।
या इससे पहले एक और प्रोसेस लिख लो, हमारे 10 स्टेप में कुछ स्टेप्स होते हैं रिवर्सिबल और कुछ स्टेप्स होते हैं इरिवर्सिबल। तो पहले मैं आपको बताती हूँ इरिवर्सिबल स्टेप कौन कौन से होते हैं। इरिवर्सिबल का मतलब समझते हो कि एक बार प्रोडक्ट बन गया उससे मैं वापस रिएक्टेंट नहीं बना सकती, और रिवर्सिबल वो स्टेप होते हैं जिसको मैं रिवर्ट कर सकती हूँ। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इरिवर्सिबल स्टेप होता है सिर्फ फर्स्ट, थर्ड और 10th, ये 3 स्टेप होते हैं जो इरिवर्सिबल होंगे। तो जब हम ड्रॉ करेंगे ना इसका पूरा साइकिल, तो उसमें याद रखना है एरोज इरिवर्सिबल के कैसे बनेंगे, ऐसे, और रिवर्सिबल वाले के ऐसे। इरिवर्सिबल बाकी जितने स्टेप्स बच गए वो सारे आएंगे इरिवर्सिबल में। अब फेज 1 वाले पे आ जाओ जल्दी जल्दी से। सबसे पहले मेरे पास है ग्लूकोज, कितने कार्बन है, 6 कार्बन, ठीक है। अब ग्लूकोज 6 कार्बन है, ग्लूकोज की अगर मैं रिंग स्ट्रक्चर बनाऊंगी बच्चों, तो आप लोगों ने बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा या 11th बायो में, ऐसी स्ट्रक्चर होती है ना, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, और यहाँ पे 6 कार्बन होती है ऊपर की साइड। तो 6 कार्बन पे ऐसे होता है ना CH2OH, यस मैम। एक कार्बन फ्री है। तो मैंने क्या किया, इस ग्लूकोज की 6 कार्बन पे एक फोस्फेट ऐड करा दिया। अब जब मैं ग्लूकोज की 6 कार्बन पे एक फोस्फेट ऐड कराऊंगी तो उसका नाम क्या बन जाएगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। वेरी गुड, ग्लूकोज 6 फोस्फेट बन जाएगा। अब ये फोस्फेट आएगा कहाँ से, फोस्फेट लेके तो आना पड़ेगा ना। अब इस फोस्फेट को लेके आने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक एटीपी एडिनोसिन ट्राइफोस्फेट, ट्राइफोस्फेट मतलब इसके पास 3 फोस्फेट होते हैं, इस मेरे को ब्रेक डाउन कराना पड़ेगा एडिनोसिन डाइफोस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक। अब इसी इनऑर्गेनिक फोस्फेट को मैं पकड़ूंगी और ग्लूकोज की 6 पोजीशन में ले जाके चिपका दूंगी, बन गया मेरा ग्लूकोज 6 फोस्फेट। फिर ग्लूकोज 6 फोस्फेट को कन्वर्ट करा दिया मैंने किसमें, फ्रक्टोज 6 फोस्फेट। यहाँ पे मैंने कुछ ऐड नहीं कराया, कुछ रिमूव नहीं कराया, नॉर्मल सा आइसोमराइजेशन कराया, ठीक है। फिर इसके बाद फ्रक्टोज, अब फ्रक्टोज की अगर स्ट्रक्चर देखे बच्चा, फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर ऐसी होती है ना, डाउट है बेटा कुछ आकृति? मैम एडीपी क्या है, आपने क्या बताया एडीपी? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एडीपी होता है एडिनोसिन ट्राइफोस्फेट, है ना। ट्राइफोस्फेट मतलब यहाँ पे 3 फोस्फेट ग्रुप लगे हुए हैं। अब इसमें से मैंने एक फोस्फेट को निकाल दिया तो ट्राई की जगह क्या आ जाएगा, बस डाई। एडिनोसिन डाइफोस्फेट। शीतल एनी डाउट? नो मैम, वो गलती से ऑन हो जा रहा है। ओके नो प्रॉब्लम। अभी मैं क्या बताई थी फ्रक्टोज की, देखो फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर कुछ कुछ ऐसे होती है, CH2 इसकी 6th पोजीशन पे लगा हुआ है, दिस इज 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, और ये मेरी 6th कार्बन। तो मतलब इसकी 6th कार्बन पे एक फोस्फेट लगा हुआ है। अब ये कार्बन नंबर 1 फ्री है ना इसकी, है ना, तो मैं इसकी एक और कार्बन पे फोस्फेट लगा दूंगी। अब फोस्फेट जब मैं लगा दूंगी तो उसका नाम क्या बन जाएगा, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। फिर से वही चीज आ गई कि मैं एक फोस्फेट कहां से उठा के लेके आऊंगी, फिर से मेरे को एक एटीपी का यूज करना पड़ेगा और उसको कन्वर्ट कराना पड़ेगा एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फोस्फेट में। इस इनऑर्गेनिक फोस्फेट को पकड़ा और फर्स्ट पोजीशन में जाके ऐड कर दिया। क्लियर? यस मैम। 3 स्टेप हुए, देखो 3 स्टेप में मैंने एनर्जी का यूज किया, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप। अब फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों के तीनों कैसे थे मेरे, फर्स्ट वाला स्टेप और थर्ड वाला स्टेप इरिवर्सिबल थे, लेकिन जो सेकेंड वाला स्टेप था ये तो रिवर्सिबल था ना। इसका सिंपल ऐसे बना दो, ये बन गया। आया समझ? अब बात आती है एंजाइम। एंजाइम्स लिखते हैं, पहला ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फोस्फेट बना रही हूँ, 6 पोजीशन पे ऐड कराया तो एंजाइम का नाम लिख दिया हेक्सोकाइनेज। एडिशन ऑफ फोस्फेट, एडिशन ऑफ फोस्फेट प्रोसेस को बोलते हैं हम आपका फोस्फोराइलेशन। इसका मतलब मैंने यहाँ पे कराया फोस्फोराइलेशन, ठीक है।
सेकेंड स्टेप में कौन सा एंजाइम यूज करेंगे? सेकेंड स्टेप में एंजाइम यूज करेंगे फोस्फो ग्लूको आइसोमरेज, या फिर सिर्फ आइसोमरेज भी लिख देते हैं। आइसोमराइजेशन करा रहे हैं, ग्लूकोज से फ्रक्टोज बना रहे हैं। यहाँ पे कौन सा एंजाइम यूज करेंगे? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनवा रहे हैं, तो यहाँ पे एंजाइम यूज करेंगे फोस्फो फ्रक्टोकाइनेज। इस एंजाइम को शॉर्ट में बोलते हैं पीएफके, और ये पीएफके बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है। दिस एंजाइम इज नोन एज पेसमेकर ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। पूरी ग्लाइकोलाइसिस का इसको हम बोलते हैं पेसमेकर। मतलब अगर ये एंजाइम नहीं होगा ना मेरे पास, तो मेरा ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस नहीं हो पाएगा। ये चीज, यहाँ पे भी 6 कार्बन है, यहाँ पे भी 6 कार्बन है, यहाँ पे भी 6 कार्बन है, यहाँ पे भी 6। अब तक कार्बन का जो काउंट है वो मेंटेन है। तो ये तो फेज 1 क्लियर हुआ। अब चलते हैं फेज 2 पे। फेज 2 में देखो अब क्या करने वाले हैं हम लोग। यहाँ तक क्लियर है ना? आगे स्लाइड चेंज कर लूं? यस मैम। चलो फिर, मेरे पास बन गया था फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। अब मेरे को क्या करना है? इस फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट के अंदर एंजाइम यूज किया मैंने एल्डोलेज, और एल्डोलेज एंजाइम क्या करेगा? इस 6 कार्बन कंपाउंड को 2 कंपाउंड में ब्रेक करा देगा। एक तो बना देगा मेरे पास एल्डिहाइड कंपाउंड, और एक बन जाएगा कीटोन कंपाउंड। ये 2 कंपाउंड्स मेरे को यहाँ पे मिलके आने वाले हैं। अब एल्डिहाइड वाला कंपाउंड कौन सा होगा? कीटोन वाला कंपाउंड होता है डाई हैप। व्हाट इज डाई हैप हियर? डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये मेरे को मिल गया। एल्डिहाइड वाला कंपाउंड मिलता है मेरे पास 3PgL। ये मेरे पास कंपाउंड मिले। 3 का मतलब क्या है यहाँ पे? व्हाट इज 3 कार्बन। नो, ये जो 3 है ना यहाँ पे नाम में, इसका मतलब ये कि 3 कार्बन है। हमें पता है 3 कार्बन है, लेकिन ये जो 3 यहाँ पे लिखता है ना हम, इसका मतलब नहीं है कि ये 3 कार्बन है। ये 3 मेरे को ये बताता है बेटा कि ये जो पीजीएल की स्ट्रक्चर है, इस पीजीएल पे 3rd कार्बन पे एक फोस्फेट लगा हुआ है। दिस 3 सिग्निफाइज हियर फोस्फेट एट 3rd पोजीशन। दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब ये तो मेरे को क्लियर है 3 कार्बन 3 कार्बन। अब क्या होगा? ये जो मेरा डाईहैप है ना, ये डाईहैप अपना आइसोमराइजेशन करा के कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? 3PgL में ही। तो इसका मतलब एक ग्लूकोज से मेरे को कितने PgL मिले? कितने PgL के मोल्स मिले? 2 3PgL के मोल मिले ना? राइट, 2 PgL के मेरे को मोल मिले। तो इसका मतलब आगे जो पूरा प्रोसेस चलने वाला है, अब वो प्रोसेस 2 साइकिल्स में चलेगा। 2 साइकिल्स में चलेगा ना। अब देखो कैसे चलेगा। अब इस 3PgL को कन्वर्ट करा के मैं बनाऊंगी 1,3 डाई PGA। ठीक है, फिर 1,3 डाई PGA से बनेगा 3PGA, देन 3PGA से बनेगा 2PGA, फिर 2PGA से बनेगा 2PEP, और फिर 2PEP से बन जाएगा पाइरुविक एसिड। अगेन मैंने जो यहाँ पे 322 लिखे है ना, ये 322 क्या बता रहे हैं मेरे को? फोस्फेट एट 2 पोजीशन, फोस्फेट एट। अब मेरे पास ये 3PgL के 2 मोल्स हैं, तो इसका मतलब मेरे को पाइरुविक एसिड कितने मिलने वाले हैं यहाँ पे एंड में? 2 पाइरुविक एसिड मिलेंगे। जो साइकिल चली ना, ये तो एक 3PgL की चली, सेम एक और साइकिल चलेगी, सेम एक और साइकिल चलेगी, सेम बिल्कुल। तो मेरे पास टोटल कितने पाइरुविक एसिड बन जाएंगे? 2 बन जाएंगे। वेरी गुड। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखनी, जब ये 3PgL से 1,3 डाई PG हम बनवा रहे हैं ना, इस प्रोसेस में मेरे को मिल रहे हैं 2 NADH। NAD पॉजिटिव कन्वर्ट होके 2 NADH प्लस H पॉजिटिव बना रहे हैं। अब ये मैंने 2 लिख रही हूँ यहाँ पे, तो 2 को बच्चा ये समझ लेना कि ये मैं 2 मोल्स का लेके बात कर रही हूँ। मतलब 1 मोल से, एक 3PgL से 1 NADH बनता है।
अब मैं दो दो को कंसीडर करके चल रही हूँ कि 2 पीजीएल से 2 NADH बनेंगे। जब मैं 1,3 डाई पीजीए से 3 पीजीए बना रही हूँ तो मेरे को यहाँ पे 2 ATP मिलेंगे, मतलब एक 3 पीजीएल से एक ATP। और मैं 2 की बात कर रही हूँ, मतलब 2 मोल्स को लेके साथ में बात कर रही हूँ तो 2 ATP यहाँ पे बनेंगे। और जब हम पेप से पायरुविक बनाएंगे 2 ATP मेरे को यहाँ पे मिलने वाले हैं। ATP कैसे बनते हैं? ADP में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड होता है तब मेरे को ATP मिलता है। तो अगर मैं टोटल बात करूं तो मेरे को 2 NADH यहाँ मिल गए, 2 ATP यहाँ मिल गए, 2 ATP यहाँ मिल गए। कितने? 2 पायरुविक एसिड जब बने उसमें। और अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि एक पायरुविक एसिड बन रहा है तो एक पायरुविक एसिड के साथ साथ मेरे को साथ में क्या क्या मिल रहा है बताओ? एक पायरुविक एसिड 1 NADH 1 और 3 NADH, ATP। 1 NADH यहाँ से मिल रहा है, एक ATP यहाँ से मिल रहा है, एक ATP यहाँ से मिल रहा है, 2 ATP और 1 NADH, है ना? और अगर मेरे से कोई 2 पायरुविक एसिड के लिए पूछेगा तो 4 ATP और 2 NADH। 4 ATP और 2 NADH। वेरी गुड। और फिर इसके साथ साथ जब हम 2 PGA से 2 पेप बनवाते हैं ना, यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल भी रिलीज होता है। और यहाँ पे एंजाइम यूज करते हैं हम इनोलेज एंजाइम यूज करते हैं। और इस इनोलेज एंजाइम का कोफैक्टर होता है मैग्नीशियम प्लस आयन, मैग्नीशियम +2 इसका कोफैक्टर होता है। इतनी चीजें समझ में आई? यस मैम। यस। कहीं पे भी डाउट होगा पूछना, बिकॉज ये वाला जो स्टेप है ना, ये वो स्टेप है जिससे मैक्सिमम क्वेश्चंस आएंगे। अब बच्चा एक और इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे NAD पॉजिटिव से मैं NADH बना रही हूँ। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन स्टेप बोलता है। और रिडक्शन के लिए एजेंट यूज कौन सा होता है? रिडक्टेज। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एजेंट। तो यहाँ पे NAD पॉजिटिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। अब यहाँ पे इसकी तरह काम कर, लेकिन अगर हम इस 3 PGL से जब 1,3 डाई PGL की स्ट्रक्चर को जब हम मैच करके देखते हैं ना, तो स्ट्रक्चर में मेरे को ये पता चलता है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। यहाँ पे NAD पॉजिटिव से NADH बन के रिडक्शन हो रहा है, और जो मेरा कंपाउंड बन रहा है उसमें ऑक्सीडेशन भी। और वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे होते हैं उसको क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिडॉक्स रिएक्शन। रिएक्शन। तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ रिडॉक्स रिएक्शन वाली कहानी भी चलेगी। क्या कहानी चलती है यहाँ पे? यहाँ पे कहानी चलती है रिडॉक्स इक्विवेलेंट की। जब ये रिएक्शन हो रही है, कौन सी 3 PGL से 1,3 डाई PGA बन रहा है, तो यहाँ पे रिडॉक्स इक्विवेलेंट बनते हैं। रिडॉक्स इक्विवेलेंट में क्या होता है? रिमूवल ऑफ ऐसे नहीं, ऐसे लिखो इसको कि अगर मेरे को 1 मोल ऑफ 3 PGL को, देखो अगर मेरे को 1 मोल ऑफ 3 PGL को क्या कराना है? 1,3 डाई PGA में कन्वर्ट कराना है, तो मेरे को 2 रिडॉक्स पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट होगी। 2 रिडॉक्स पोटेंशियल इज रिक्वायर्ड फॉर 1 मोल ऑफ 3 PGL। अब मेरे पास 3 PGL टोटल कितना है यहाँ पे? 2 3 PGL है। कितने रिडॉक्स पोटेंशियल चाहिए अब? 4 रिडॉक्स पोटेंशियल की जरूरत होगी। क्वेश्चन कर पाओगे? देखो 2 रिडॉक्स पोटेंशियल हमेशा रिडॉक्स इक्विवेलेंट होता है। रिडॉक्स इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि यहाँ से H पॉजिटिव आयंस, ये जो H पॉजिटिव आयंस निकल रहे हैं ना, इनकी बात करते हैं ये हम लोग। इन्हीं को बोल देते हैं कि रिडॉक्स इक्विवेलेंट। रिमूवल ऑफ रिडॉक्स इक्विवेलेंट, सिर्फ रिडॉक्स इक्विवेलेंट याद रख लेना। एक 3 PGL के लिए 2 रिडॉक्स इक्विवेलेंट की जरूरत होती है, और मेरे पास 2 मोल्स हैं 3 PGL के, तो 4 रिडॉक्स इक्विवेलेंट मेरे को चाहिएंगे ही चाहिएंगे। सिंपल है, याद रखना है बस। चलो अब एक और इम्पोर्टेंट चीज बताओ, जब हम कुछ नया काम स्टार्ट करते हैं, कोई नई जॉब स्टार्ट करते हैं, तो जो फर्स्ट मंथ वाली सैलरी होती है वो स्पेशल फील दिलाती है नहीं दिलाती है? दिलाती है ना? यस मैम। चलो अब ये हम इतनी मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे, पहली बार मेरे को ATP कहाँ पे मिल रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि ये भी तो मेहनत कर रहा है ना, हम पूरी मंथ मेहनत करते हैं, पूरे मंथ मेहनत करते हैं। जब मंथ की लास्ट डेट में हमें सैलरी पता, फर्स्ट मंथ
फर्स्ट मंथ वाली सैलरी स्पेशल होती है, हम घर वालों के लिए गिफ्ट लेते हैं, उसके बाद तो हमारी सैलरी कंटिन्यूअसली आती रहती है, उससे इतना अच्छा फील नहीं होता जितना फर्स्ट सैलरी से होता है। तो इस पूरे मैकेनिज्म में जो 10 स्टेप का प्रोसेस था, पहली बार इसको अपनी सैलरी कौन से स्टेप पे मिली? सैलरी मतलब एटीपी। कौन से स्टेप पे बेटा? ये 4th स्टेप है ना? और ये मेरा जो बन रहा है 3PGL, ये 5th स्टेप है, ये 6th स्टेप है, ये 7th, 8th, 9th एंड 10th। कौन से स्टेप पे मिल रही है? यहाँ पे मिल रही है ना फर्स्ट, पहली एनर्जी यहाँ पे मिल तो रही है लेकिन NADH की फॉर्म में मिल रही है। जैसे कि वो बात हो गई, मतलब मंथ के बीच में मेरे को सैलरी तो मिली नहीं, लेकिन कंपनी से आपको कुछ कूपन्स मिल गए। अब वो कूपन्स क्या है? वो कूपन्स आप, होता है ना किसी किसी चीज के लिए, आपको पार्लर के लिए कोई कूपन मिल गया, आपको शॉपिंग करने के लिए कुछ कूपन्स मिल गए, उन कूपन्स में ज्यादा खुशी फील नहीं होती है जितना सैलरी में फील होती है। तो ये NADH भी उसी टाइप के कूपन्स है, गिफ्ट वाउचर समझ लो। NADH सिर्फ गिफ्ट वाउचर्स हैं, एग्जैक्टली सैलरी नहीं है। एग्जैक्टली सैलरी, एग्जैक्टली जो एनर्जी मिल रही है वो यहाँ पे मिल रही है, पहली बार मिल रही है ना यहाँ पे। इसीलिए इस वाले स्टेप को मैं क्या बोलती हूँ? ग्लाइकोलाइसिस का फर्स्ट सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन है, मतलब पहला SLP है ये यहाँ का, SLP सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन। क्वेश्चन पूछा जाता है ग्लाइकोलाइसिस का फर्स्ट सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन कहाँ पे हो रहा है? तो ऑप्शंस में मिलेगा जब 1,3-डाई-PGA से 3PGA बन रहा है, तब हो रहा है। और अब आप जब NCERT, अपनी NCERT खोल के बैठे हो सबके सब, 3PGL को इन्होंने ट्रायोस फोस्फेट लिखा हुआ है, 1,3-डाई-PGA को ट्रायोस बिसफोस्फेट लिखा हुआ है। तो जब अपनी कॉपी में बनाओगे ना, NCERT वाले नाम भी लिख लेना यहाँ पे सबके सब, पेप्को फोस्फोइनोल पाइरुवेट, ये सब लिख लेना। चले अब हम आगे। यस मैम। चलो इतना समझ में आ गया, तो एक बार समरी लिख लेते हैं ग्लाइकोलाइसिस की। तो ग्लाइकोलाइसिस की समरी मेरे को क्या मिली? C6H12O6। C6H12O6 को मैंने कन्वर्ट करा लिया 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुविक एसिड में, पाइरुविक एसिड में। और मेरे को क्या क्या मिला है यहाँ पे? मेरे को फर्स्ट स्टेप में तो ATP मैंने यूज किया, ATP यूज किया फर्स्ट स्टेप में। और कौन कौन से स्टेप में? 3rd स्टेप में। इन 2 स्टेप में ATP को यूज किया। फिर उसके बाद कौन से स्टेप में ATP बनाया हमने? 5th स्टेप में। 5th स्टेप में क्या बना मेरा? NADH बना। फिर 5th के बाद 6th में स्टेप में, और 9th स्टेप में, 9th ही था ना, यहाँ पे मेरे को मिले ATP। चेक कर लेना मैंने सही दिखाया नहीं है। और फिर 8th स्टेप में मेरे को क्या मिला था? एक वाटर मॉलिक्यूल, वाटर। ये चीजें। अब हम जरा इनके ATPs को काउंट कर ले। ATPs को काउंट करते हैं। पहले 2 स्टेप में तो मैंने ATP यूज किया था, उसको तो छोड़ो, इसको लिखो 1 NADH इज इक्वल्स टू 3 ATP। ये जो एक NADH से मेरे को 3 ATP मिलेंगे ना, बाद में जाके मिलेंगे, अभी नहीं मिलने वाला है। साइटोप्लाज्म में NADH की फॉर्म में ही रहेगा। ये बहुत एंड में जाके जब हम इसको माइटोकॉन्ड्रिया में लेके जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में लेके जाएंगे, वहां ये 3 ATP में कन्वर्ट होगा। तो अगर मैं ग्लाइकोलाइसिस में सिर्फ पूछूं नेट गेन ऑफ ATP कितना हुआ? बच्चे सबसे ज्यादा क्वेश्चन में मिस्टेक यहाँ पे करते हैं। नीट 2022 में क्वेश्चन आया था, नेट गेन ऑफ ATP कितना हुआ? देखो कितने ATPs मिले यहाँ पे? 2 ATP यहाँ पे मिले, 2 ATP यहाँ पे मिले, 4 ATP। और 4 ATP में से आपने 2 ATP यहाँ यूज कर लिया, एक यहाँ यूज कर लिया, एक यहाँ यूज कर दिया। 4 ATP माइनस 2 ATP। तो इसका मतलब ग्लाइकोलाइसिस में नेट गेन जो है वो सिर्फ 2 ATP का है, सिर्फ 2 ATP का है। और अगर हम ओवरऑल बात करें, ओवरऑल मेरे को कितने ATP मिले? 2 ATP बनते हैं प्लस 2 NADH बनते हैं। फिर इनको बाद में जाके कन्वर्ट कराएंगे हम लोग, ठीक है? यस मैम। कोई डाउट किसी को? नो मैम। होगा तो प्लीज बता देना, शांत मत रहना क्लास में।
आपको पता है चुप रहोगे क्लास में तो क्वेश्चन गलत हो जाएंगे फिर। चलो इतना हमारा डन हुआ, ग्लाइकोलाइसिस से मैंने पाइरुविक एसिड बना लिया। अब बात आती है कि सपोज करो एक मैं हूं और एक मेरे पास क्लास में तनु है ना? तनु क्लास में ही हो ना? यस मैम। तो अब क्या हुआ, मैंने तनु को उठा के एक रूम में बंद कर दिया। तनु को उठा के मैंने एक रूम में बंद कर दिया जहां पे बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं है और मैं आराम से बाहर घूम रही हूँ। तो मेरे अंदर भी ग्लाइकोलाइसिस से पायरुविक एसिड बना, तनु की बॉडी के अंदर भी पायरुविक एसिड बना। अब वो पायरुविक एसिड आगे जाके ब्रेक डाउन दो टाइप से होगा। कैसे ब्रेक डाउन होगा उसका? एक तो होगा एरोबिक रेस्पिरेशन और एक होगा एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब मेरी बॉडी में एनएरोबिक होगा या एरोबिक होगा? मेरी बॉडी में कैसा रेस्पिरेशन होगा? एरोबिक। बॉडी में कैसा होगा? एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज आती है, एक और एग्जांपल ले लो। हमारे पास एक है तनु और एक और किसका नाम ले, कीर्ति का नाम ले ले। तो अब मेरे पास जो कीर्ति है ना, वो कीर्ति नहीं है, कीर्ति है एक ईस्ट। ईस्ट माने तो यस फंजाई, ठीक है। ये कीर्ति हमारे पास ईस्ट है। और अब जो ये हमारी तनु है ना, तनु को मैंने रूम में बंद कर दिया। अब तनु रूम में बंद होके ना क्या कर रही, एक्सरसाइज कर रही है बहुत, क्योंकि तनु को गुस्सा आया, मैम ने मेरे को बंद कर दिया। अब तनु ने एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया। अब तनु की मसल्स के अंदर कैसा रेस्पिरेशन होने लगेगा, क्योंकि उसको वैसे ही ग्लूकोज ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। अब उसने और ज्यादा एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया, तो अब तो उसको बिल्कुल भी ग्लूकोज नहीं मिलेगी, है ना। तो अब तनु की मसल्स के अंदर भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा। यहाँ पे दो टाइप के रेस्पिरेशन हुए। जो कीर्ति कौन है, ईस्ट है, वो फंगस है, उसकी बॉडी के अंदर होगा एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, मतलब ये पायरुविक एसिड। अब मेरे को ये बात करनी है, कीर्ति की बॉडी में पायरुविक एसिड बन गया, तनु की बॉडी में भी पायरुविक एसिड बन गया, मेरी बॉडी में भी पायरुविक एसिड बन गया। अब पायरुविक एसिड आगे जाके कैसे ब्रेक डाउन होगा? तो कीर्ति की बॉडी के अंदर प्रोसेस चलेगा उस पायरुविक एसिड का एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तनु की बॉडी के अंदर कैसे चलेगा? लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। और मेरी बॉडी के अंदर तो नॉर्मल एरोबिक रेस्पिरेशन चलने वाला है। अब क्या होगा देखो, सबसे पहले हम लोग कीर्ति का बात कर लेते हैं कि कीर्ति के अंदर क्या होगा। अब कीर्ति के अंदर क्या हो रहा है, कीर्ति फंगस है तो इसके अंदर हो रहा है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अब क्या हुआ, सबसे पहले कीर्ति का नॉर्मली हम बात कर लेते हैं, ग्लाइकोलाइसिस हो चुका उसकी बॉडी में। ग्लाइकोलाइसिस से क्या बन गया? पायरुविक या फिर पायरुवेट बन चुका है। अब ये पायरुवेट, पहला स्टेप तो ग्लाइकोलाइसिस हुआ, अब इस पायरुवेट का होगा डी कार्बोक्सिलेशन, फिर होगा डी कार्बोक्सिलेशन के बाद रिडक्शन। कैसे होगा? पायरुविक एसिड का फॉर्मूला अगर आपसे मैं पूछती हूँ तो क्या होता है? CH3COCOH। और कितने पायरुविक एसिड बनते हैं? दो। और इन पायरुविक एसिड को कीर्ति की बॉडी में ये कन्वर्ट हो गए एसिटल डिहाइड में। और कौन सा स्टेप हो रहा है? डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन मतलब रिमूवल ऑफ CO2। कितने कार्बन है? 1 2 3 कार्बन। 3 कार्बन से कितने कार्बन कंपाउंड बन रहे हैं? 2 कार्बन, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। यहाँ पे कौन सा एंजाइम यूज हुआ? पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज। इस एंजाइम का कोफैक्टर कौन है? मैग्नीशियम आयन है, ठीक है। इतना प्रोसेस हुआ हमारी कीर्ति की बॉडी के अंदर। अब कीर्ति की बॉडी के अंदर जो ये एसिटल डिहाइड बन चुका है, ये एसिटल डिहाइड फिर से ब्रेक डाउन होगा। कौन सा स्टेप होगा? रिडक्शन वाला स्टेप होगा यहाँ पे। अब एल्डिहाइड का रिडक्शन आप लोग ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो ना खुशबू मैम से। एल्डिहाइड के रिडक्शन से क्या बनता है? एल्कोहल बन गया हमारी कीर्ति की बॉडी के अंदर एल्कोहल। अब देखो, कीर्ति की बॉडी के अंदर अभी ग्लाइकोलाइसिस हुआ था। ग्लाइकोलाइसिस में कीर्ति की बॉडी के अंदर 2 ATP बने थे और 2 NADH बने थे। अब कीर्ति की बॉडी ने उन 2 NADH को यहाँ पे यूज कर लिया, उन दोनों NADH को यहाँ पे यूज करके बना दिए NAD पॉजिटिव। तो मतलब अब कीर्ति की बॉडी का नेट गेन कितना बचा? सिर्फ 2 ATP बचे। 2 NADH उसने यूज कर लिया, उससे बना लिया इथेनॉल, ठीक है।
ये कीर्ति की बॉडी में बना। एंजाइम कौन सा यूज हुआ यहाँ पे? अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज। इसका कोफैक्टर जिंक प्लस आयन। बताओ आया समझ में? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन सारे ईस्ट के अंदर होता है। सारे ईस्ट क्या बनाते हैं? अल्कोहल बनाते हैं। डन? यस मैम। कि उस पे तनु पे आए। अब तनु क्या कर रही है रूम में? हाँ मैंने तनु ही लिख दिया, देखो क्या कर रही थी तनु रूम में? एक्सरसाइज कर रही थी। अब आप लोग भी जब कभी कभी एक्सरसाइज कर लेते हो तो आप लोगों को होता है ना, थाइस में क्रैम्प होने लग जाता है, पेन होने लग जाता है लेग्स में। वो किसकी वजह से होता है? क्योंकि आप जो लैक्टिक एसिड बन जाता है और धीरे धीरे लैक्टिक एसिड डिसॉल्व भी हो जाता है। परमानेंट नहीं बनता कि लैक्टिक एसिड बना हुआ है, 2-3 दिन में सही हो जाता है आप लोगों का। तो अभी लैक्टिक एसिड वाला प्रोसेस कहाँ पे चलता है? तो आपकी मसल्स में चल रहा होता है, मसल सेल्स में, या फिर आपका लैक्टोबैसिलस उसके अंदर चलता है, लैक्टोबैसिलस के अंदर। अब लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या हुआ? मतलब सबसे पहले तो तनु की बॉडी के अंदर ग्लाइकोलाइसिस हुआ था। ये तो सेम है, ग्लाइकोलाइसिस को कोई फर्क नहीं पड़ता, तनु को कहीं पे रखो ग्लाइकोलाइसिस तो होगा। ग्लाइकोलाइसिस ने क्या बनाया? पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड बनाया। अब इस पायरुविक एसिड का यहाँ पे होगा क्या? डायरेक्ट रिडक्शन। देखो कीर्ति ईस्ट है, उसकी बॉडी के अंदर पहले डीकार्बोक्सिलेशन हुआ और फिर रिडक्शन हुआ, लेकिन तनु की बॉडी के अंदर कोई डीकार्बोक्सिलेशन नहीं होगा, डायरेक्ट पायरुविक एसिड का रिडक्शन करा देंगे। पायरुविक एसिड का फॉर्मूला लिखो, CH3COCOH। कितने पायरुविक एसिड है? 2। रिडक्शन करा दो। रिडक्शन कौन कराएगा? अगेन तनु की बॉडी क्या करेगी? जो ग्लाइकोलाइसिस में 2 NADH बने थे ना, उन दोनों NADH का यूज कर लेगी और यूज करके बना देगी क्या? अल्कोहल। अरे अल्कोहल लग गया, ये OOH लैक्टिक एसिड है बेटा। लैक्टिक एसिड बना और 2 NAD पॉजिटिव बना। एंजाइम कौन सा यूज किया? लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेज। दिस इज पायरुविक एसिड। आया समझ में? यस मैम। तो अगर मैं आपसे पूछूं Yes, क्या एनएरोबिक रेस्पिरेशन, चाहे वो तनु की बॉडी में हो रहा है चाहे कीर्ति की बॉडी में हो रहा है, नेट गेन क्या है उनका? नेट गेन कितनी एनर्जी गेन हो रही है? सिर्फ 2 ATP। 2 ATP यूज हो रहा है। अब हम बात करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा। अब एरोबिक रेस्पिरेशन किसकी बॉडी में चल रहा है? मेरी बॉडी के अंदर चल रहा है। अब मेरी बॉडी के अंदर बना पायरुवेट, पायरुविक एसिड लिख देते हैं नहीं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। पायरुविक एसिड बना। अब इस पायरुविक एसिड के साथ वर्ग आके रिएक्ट करेगा कौन? कोएंजाइम ए। कोएंजाइम ए प्लस 2 NAD पॉजिटिव यहाँ पे आएगा और इसको कन्वर्ट करा के बना देगा 2 एसिटाइल कोए प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2H पॉजिटिव प्लस 2 NADH। कैसे हुआ अभी बताऊंगी। एंजाइम लिख लो पहले। एंजाइम का नाम होता है पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज। पायरुवेट एक ही नाम है पूरा, पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज, पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज। ठीक है। पायरुविक एसिड में एसिटाइल नहीं, कोएंजाइम ए आया। कोएंजाइम ए आया और इसके साथ साथ मेरा NAD पॉजिटिव। NAD पॉजिटिव क्या होता है हमेशा? अभी लिखवाया था ना, ग्लाइकोलाइसिस में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसने क्या करा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये एसिटाइल कोए पायरुविक एसिड के साथ कन्वर्ट होकर 2 एसिटाइल कोए बना लिया। कितने कार्बन होता है पायरुविक एसिड? 3 कार्बन। और एसिटाइल कोए होता है मेरा 2 कार्बन। 1 कार्बन यहाँ पे रिलीज हो गए। 2 पायरुविक एसिड थे इसलिए 2 CO2 रिलीज हुई। NAD पॉजिटिव ने अपना रिडक्शन करा के NADH प्लस 2H पॉजिटिव बना लिया। तो देखो तनु और कीर्ति की बॉडी में 2 NADH यूज करने पड़े।
लेकिन मेरी बॉडी के अंदर 2 NADH बन गए और मेरे पास अब तक मेरा टोटल गेन कितना हो गया? अब तक कितना गेन हो गया? 2 ATP ग्लाइकोलाइसिस से और 2 NADH ग्लाइकोलाइसिस से, है ना? 2 ही थे ना, और 2 NADH मेरे को यहां से मिल गए। देखो ये फायदा हो रहा है मेरे को एरोबिक रेस्पिरेशन कराने का, और एनारोबिक में तो सिर्फ ये बचा है हमारे पास। आ रहा है समझ? यस मैम। तो अब जो ये रिएक्शन हुई ना मेरी बॉडी के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन वाली, ये यहाँ पे पायरुविक एसिड एसिटाइल कोए बनाया, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं, दिस रिएक्शन इज नोन एज लिंक रिएक्शन। ये हमारी लिंक रिएक्शन है, और लिंक रिएक्शन के साथ साथ इस रिएक्शन का एक और नाम होता है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में डीकार्बोक्सिलेशन हम यहाँ पे करा है। सिंपल। यस मैम। अब मेरे पास बन गया क्या? 2 एसिटाइल कोए बना। अब ये 2 एसिटाइल कोए ग्लाइकोलाइसिस से उठेगा, ग्लाइकोलाइसिस से, सॉरी यार ग्लाइकोलाइसिस नहीं, साइटोप्लाज्म में। ये सारा प्रोसेस कहाँ पे चल रहा है? सारा प्रोसेस ये कहाँ पे चला? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में। अब साइटोप्लाज्म में बन गया मेरा एसिटाइल कोए। अब ये एसिटाइल कोए साइटोप्लाज्म से उठा और कहाँ पे आ गया? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, बिकॉज अब मेरे को क्या बनाना है? फाइनली एटीपी बनवाना है ना। और पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोलते हैं हम लोग? माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसलिए ये वाला प्रोसेस अब मेरा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलेगा। कैसे चलेगा? ये एसिटाइल कोए क्या करेगा? मतलब जैसे मैट्रिक्स में गया माइटोकॉन्ड्रिया की, वहां पे इसको एक कंपाउंड मिला ऑक्सैलो एसीटेट या ऑक्सैलो एसिटिक एसिड लिख लो। ये मिला, इसने इसके साथ रिएक्शन कर ली और रिएक्शन करके बना दिया सिट्रेट। ये मैकेनिज्म हुआ। अब इसको याद रखने की एक सिंपल सी ट्रिक बता रही हूँ मैं आपको। ट्रिक नेक्स्ट पेज पे लिख रही हूँ। अ सिटी इज केप्ट साइलेंट फॉर मिलिट्री ऑपरेशन। आ का मतलब है एसिटाइल कोए। सिटी मतलब क्या बना मेरा? सिट्रिक एसिड बना। सिट्रिक एसिड से इज बनेगा, इज मतलब आइसो सिट्रेट। कैप्ट से क्या बनेगा? अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। स्पेलिंग ग्लू स्पेलिंग गलत लिख दिया। अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। ठीक है। फिर साइलेंट से 2 चीज बनती है। सबसे पहले बनता है सक्सिनाइल कोए। कोए मतलब एक एंजाइम है, तो पहले एंजाइम आएगा, उसके बाद ही तो मेरा प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा? सक्सीनेट। 4 से बनेगा फ्यूमरेट। मिलिट्री से बनेगा मैलेट। और ऑपरेशन से क्या बनेगा जो एसिटाइल कोए के साथ कंबाइन करेगा? ऑक्सैलो एसीटेट। ये चीज लिखो। ठीक है। इसमें स्टेप्स मेंशन कर देती हूँ। ये मेरा फर्स्ट, चलो इसको बाद में लिखे। ये बताओ पहले यहाँ तक समझ में आया? अभी साइकिल ड्रॉ करेंगे। यस मैम। साइकिल ड्रॉ करता है, ट्रिक से साइकिल ड्रॉ करने वाले हैं। अ सिटी इज, अब बोलो ना, इज से क्या होगा? आइसोसिट्रेट। देन किसका वेट कर रहे हो आप लोग? अल्फा कीटो ग्लोराइक एसिड। सिर्फ क्लास में आप लोगों ने आकृति को ही बोला हुआ है कि उन्हीं को बोलना है और किसी को नहीं बोलना है? फिर अल्फा कीटो ग्लूटारिक केप्ट साइलेंट। साइलेंट में पहले एंजाइम आएगा। रिपीट करोगे अभी क्लास में तो याद हो जाएगा, नहीं तो बाद में साइकिल देखनी पड़ेगी फिर लर्न करने के लिए। अभी याद कर लो ना इसको। फिर प्रोडक्ट बनेगा सक्सिनेट। इज केप्ट साइलेंट। और मतलब फ्यूमरेट। फ्यूमरेट
4 मिलिट्री, मिलिट्री मतलब मैलिक मैलेट, और मैलेट से बना फिर वही ऑक्सैलोएसिटेट, ऑक्सैलोएसिटाइल कोई के साथ रिएक्ट किया और ये किया। अब बात आती है इस स्टेप में कौन कौन से स्टेप में एनर्जी रिलीज होगी, कौन कौन से स्टेप में एनर्जी नहीं रिलीज होगी, वो याद करना है। याद करना है केप्ट, किसी चीज को केप्ट, केप्ट मतलब किसी चीज को रखना, रखने में मेहनत लगेगी या नहीं लगेगी? यस मैम। तो मेहनत लगेगी, इसका मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी मेरे को किसी चीज को रखने में करनी पड़ेगी। इसके मतलब केप्ट वाले स्टेप से पहले भी एनर्जी रिलीज होगी, NaDH2 रिलीज होंगे, और इसके बाद में भी NaDH2 रिलीज होंगे। सिंपल। अब NaDH2 रिलीज हो रहे हैं, वो अकेले तो रिलीज नहीं होंगे, साथ ही साथ एक कार्बन डाइऑक्साइड को भी लेके चलेंगे अपने साथ। ये हो गया। सक्सिनाइल कोए से एंजाइम से एक सक्सिनेट बन रहा है, एसोरेस सेम बन रहा है, तो यहाँ पे भी एक एनर्जी रिलीज होगी। किस फॉर्म में एनर्जी रिलीज होगी? GTP। और हमेशा याद रखना GTP इज इक्वल्स टू ATP। GTP और ATP सेम होते हैं बिल्कुल। सक्सिनेट से फ्यूमरेट बन रहा है, यहाँ पे भी एनर्जी चाहिएगी। अब एनर्जी फ्यूमरेट है, फ्यूमरेट ये बोलेगा कि मेरा नाम F है तो मैं एनर्जी भी F की फॉर्म में ही रिलीज करूंगा, तो एनर्जी कौन सी रिलीज करेगा? FADH2 की फॉर्म में ये आपकी एनर्जी रिलीज करने वाला है। फिर फ्यूमरेट से मैलेट में आएंगे, कोई एनर्जी रिलीज नहीं होगी। मैलेट से, मैलेट मतलब मिलिट्री, और ऑक्सैलोएसिटिक एसिड मतलब ऑपरेशन। मिलिट्री को ऑपरेशंस करने में टाइम लगेगा या नहीं लगेगा? तो यहाँ पे Yes, भी ma'am. एनर्जी रिलीज होगी। देखो, एक NaDH2 यहाँ रिलीज हुआ, एक यहाँ रिलीज हुआ और एक यहाँ रिलीज हुआ, तो टोटल कितने हो गए मेरे पास? 3 NaDH2 रिलीज हुए। 3 NaDH2 सिर्फ एक एसिटाइल कोए से रिलीज हो रहे हैं, और मेरे पास कितने एसिटाइल कोए बने यहाँ पे? आ गया, ये रहा, 2 एसिटाइल कोए बने। तो टोटल कितने NaDH2 रिलीज हुए? 6 NaDH2। आकृति कोई डाउट है आपका बेटा? मैम GTP एक बार बता दो क्या जैसे क्या कि होता है? ATP की फुल फॉर्म क्या थी? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन की जगह सिर्फ क्या लगा दो? गुआनोसिन लगा दो, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके मैम। ठीक है, इतनी चीजें याद रखनी है। अब इसके बाद मैं आप लोगों को एक बार कार्बन का काउंट बता देती हूँ। एसिटाइल कोई कितना कार्बन था? 2 कार्बन। ऑक्सैलोएसिटेट 4 कार्बन। जब 4 कार्बन 2 कार्बन कंबाइन करेगा तो सिट्रेट कितने कार्बन बनेगा? 6 कार्बन। 6 कार्बन। आइसोसिट्रेट सिर्फ इसका आइसोमर है, एंजाइम भी यूज किया, आइसोमरेज, ये भी 6 कार्बन। 6 कार्बन में से एक CO2 रिलीज हो गया, तो ये कितना बच गया? 5 कार्बन। 5 कार्बन। फिर 5 कार्बन में से एक और CO2 रिलीज हो गया, कितना बच गया? 4 कार्बन। 4 कार्बन। अब मेरे को यहाँ तक 4 कार्बन लेके जाना है, इसका मतलब मैं यहाँ पे कोई CO2 नहीं रिलीज करा सकती हूँ, सब 4 कार्बन होंगे। सिंपल। अब अगेन वो सैलरी वाला कंसेप्ट आ गया। इतनी मेहनत करा रहे हैं, कौन से स्टेप को SLP स्टेप बोलेंगे? कौन से स्टेप को SLP बोलेंगे? सक्सिनिक एसिड। यस, वेरी गुड। जब सक्सिनाइल कोए से सक्सिनेट बन रहा है, दिस स्टेप इज नोन एज फर्स्ट सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। और ये प्रोसेस कहाँ चल रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। अब मैट्रिक्स में प्रोसेस मेरा चल रहा है। अब जरा यहाँ पे देखो, सक्सिनेट से फ्यूमरेट को कन्वर्ट कराने के लिए मेरे को एक एंजाइम यूज करना पड़ता है। दैट एंजाइम इज नोन एज, सक्सिनेट का डिहाइड्रोजिनेशन करा रही हूँ, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। ये एंजाइम मेरे को यूज कराना पड़ रहा है यहाँ पे। अब यही एंजाइम मैंने इतना स्ट्रांगली क्यों लिखा यहाँ पे? क्योंकि एक क्वेश्चन आता है यहाँ से। क्या क्वेश्चन आता है? जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज होता है ना, बहुत स्पेशल टाइप का एंजाइम होता है। स्पेशल टाइप का एंजाइम, इसको मार्कर एंजाइम भी बोलता है। क्यों इसको मार्कर एंजाइम बोलता है? बिकॉज ये एंजाइम कहाँ पे रहता है? ये एंजाइम मेरा रहता है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये रहता है। और ये प्रोसेस कहाँ पे चल रहा है मेरा? माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स में चल रहा है, तो इसीलिए हम इसको मार्कर एंजाइम बोलेंगे ना, बिकॉज ये इनर मेम्ब्रेन से निकल के मैट्रिक्स में आ रहा है प्रोसेस कराने के लिए। दैट्स व्हाई वी कॉल इट मार्कर एंजाइम। आया समझ?
मैम आ गया। यस मैम। चलो आ गया है, सो मान लेते हैं आपकी बात हम लोग। यहाँ तक समझ में आ गया, और देख लेते हैं कोई कुछ रह तो नहीं गया। एसिटाइल कोए ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, जब सिट्रेट बन रहा है यहाँ पे एंजाइम यूज करते हैं सिट्रेट सिंथेज, ये भी लिख लो। ठीक है, यहाँ पे मेरा क्या हो रहा है, CO2 रिलीज हो रहा है, तो इस वाले स्टेप को बोल देते हैं, बिकॉज यहाँ पे अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड सक्सिनाइल कोए बन रहा है, दिस स्टेप इज नोन एज ऑक्सीडेटिव, मतलब ऑक्सीडेशन भी हो रहा है एक तरीके से, और CO2 भी निकल रहा है, ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन भी हम इसको बोल देते हैं ये। ठीक है, और NaDH2 किससे बनता है वो तो आपको पता ही है, Na पॉजिटिव से बनता है, और Na पॉजिटिव क्या होता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, बट यहाँ पे इस साइकिल में हम इसको रिड्यूस्ड कोएंजाइम बोलते हैं। यहाँ पे भी वही लिखना, Na पॉजिटिव से बन रहा है। FADH2 किससे बनता है, FAD पॉजिटिव से बनता है, इसको भी रिड्यूस कोएंजाइम हम यहाँ पे लिख देंगे। ये सारी चीजें लिख लेना, पूरी साइकिल डन आपकी। करो जल्दी जल्दी से। यहाँ पे भी एंजाइम लिख लो, या फिर कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, यस मैम। यस मैम। किसी को कोई डाउट इस पूरी साइकिल में? ये पूरी ट्रिक है हम लोगों की, इस ट्रिक को भी याद रखना। डन हो गया यहाँ तक सब कुछ? यस मैम। चलो अभी डन है, तो अब इसको जल्दी से, एक लास्ट प्रोसेस रह गया है बस इस साइकिल का, हमारा ETS। ETS भी पढ़ ले, चैप्टर नहीं बढ़ जाएगा हमारा आज। पढ़ ले ETS। यस मैम। चलो यस मैम। अब देखो ETS क्यों करा रही हूँ, ETS से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज बता देती हूँ। अब तक का अगर मैं अपना नेट गेन चेक करूं एरोबिक रेस्पिरेशन का, वो नेट गेन निकाल लेते हैं। ग्लाइकोलाइसिस में मेरे को क्या मिले थे, हाँ 4 ATP, 4 में से 2 यूज हो गए थे, बचे थे 2 ATP प्लस 2 NADH, है ना। ये तो था मेरा ग्लाइकोलाइसिस का। मैम वाटर भी था। कोलाइसिस बेटा, वाटर से एनर्जी नहीं मिलेगी ना, इसलिए नहीं लिख रही हूँ यहाँ पे, वैसे वाटर भी था, आप सही बोल रहे हो। फिर इसके बाद मेरे को लिंक रिएक्शन से मिले थे, लिंक रिएक्शन से मेरे को मिले थे 2 NADH, NADH2 लिख लेते हैं इसका, NADH लिख लो ना। फिर लिंक रिएक्शन के बाद मैंने कराया क्रेब्स साइकिल। अच्छा हाँ, ये साइकिल का नाम तो बताना भूल ही गई, दिस साइकिल इज नोन एज क्रेब्स साइकिल, या फिर इसको TCA भी बोलते हैं, हेंस क्रेब्स साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था। और ये जो एसिटाइल कोए होता है ना, इस एसिटाइल कोए को हम बोलते हैं कॉमन एंट्रेंट। कॉमन एंट्रेंट का मतलब है कि क्रेब्स साइकिल सिर्फ और सिर्फ एसिटाइल कोए से स्टार्ट होगी। और कोई भी प्रोडक्ट बना लो आप, मतलब फैट ले लो, कार्बोहाइड्रेट ले लो, प्रोटीन ले लो, कुछ भी ले लो, एरोबिक रिएक्शन में एसिटाइल कोए ही बनेगा। फैट ले लो, कुछ भी ले लो, एसिटाइल कोए ही बनेगा। एसिटाइल कोए ही क्रेब्स साइकिल करा के फाइनली एनर्जी देगा हम लोगों को। फिर क्रेब्स साइकिल में मेरे को क्या क्या मिला, देखो 2 मॉलिक्यूल्स को लेके बात करेंगे। 3 NADH मिल रहे थे, तो 3 का मतलब कितने NADH2 हो गए, 6 NADH2, है ना। एक FADH2 मिल रहा था तो इसका मतलब 2 FADH2 हो गए। एक GTP मिल रहा था तो इसका मतलब 2 GTP हो गए। ये अब तक का मेरा गेन है पूरा, ठीक है। और आपको पता है 1 NADH2 इज इक्वल्स टू 3 ATP, 3 ATP। 1 FADH2 इज इक्वल्स टू 2 ATP, और 1 GTP इज इक्वल्स टू 1 ATP। ये चीज। अब इंपॉर्टेंट चीज बच्चा ये आती है मेरे पास, कि मेरे पास ये जो वाउचर्स मिल गए हैं मेरे को एनर्जी के, इन वाउचर्स से एनर्जी कैसे लूं मैं। अब इनसे एनर्जी लेने के लिए, अभी तो ये बन गए सब किसमें, हमारे मैट्रिक्स में। अब इनको मैट्रिक्स से निकाल के मेरे को इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में लेके जाना है। वहां पे एक प्रोसेस चल रहा है मेरा ETS। ETS इज नोन एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम मेरा चल रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में
क्या होता है ये, इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं पहले। ये काम करता है सिर्फ कब, जब एक प्रोटॉन ग्रेडियंट बन रहा होता है मेरे पास। जब एक प्रोटॉन ग्रेडियंट का मतलब है कि एक जगह पे प्रोटॉन की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, एक जगह पे प्रोटॉन की कंसेंट्रेशन कम है, तब ये काम करता है। और प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाने के लिए हम यहाँ पे एनर्जी सोर्स यूज करते हैं, और वो एनर्जी मेरे को कहाँ से मिलती है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अब ये प्रोसेस जब मैं कराऊंगी तब आपको पता चलेगा, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर मैं कराऊंगी। इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कराने से आपको दिखेगा कि कैसे एनर्जी ट्रांसफर हो रही है और कैसे मेरे एटीपी बन रहे हैं। अब इसके ईटीएस के अंदर होते हैं टोटल 5 कॉम्प्लेक्स, 5 कॉम्प्लेक्स यहाँ पे होते हैं। जल्दी जल्दी से कॉम्प्लेक्स के नाम लिख लो। कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, कॉम्प्लेक्स 5। क्या क्या नाम है? कॉम्प्लेक्स 1 में आता है मेरा FMN और FES। इसके साथ साथ इसको हम NADH डी हाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी लिख रही हूँ इसलिए राइटिंग थोड़ी गंदी आएगी, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर 2 में आता है मेरा FAD और FES। इसको हम बोलते हैं, इसके साथ एंजाइम रहता है सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज, जो अभी अभी दिखाया था ना मैंने आपको, मार्कर एंजाइम जिसको बोला था वो। कॉम्प्लेक्स 3 होता है मेरा साइटोक्रोम BC1, ठीक है, ये लिखो। फिर आता है मेरा कॉम्प्लेक्स 4 होता है साइटोक्रोम A3, और कॉम्प्लेक्स 5 होता है ATP सिंथेटेज, ये लिखा, ठीक है। हो गया इतना बच्चों? थक गए हो क्या? यस मैम हो गया। हो गया। बोर तो नहीं हो रहे ना? नो मैम। ब्रेक नेक्स्ट क्लास से पहले 10 मिनट का ब्रेक दे दूंगी, डोंट वरी। बट बहुत सारे बच्चे तो हैं जो क्लास लीव कर चुके, कोई नहीं, रिकॉर्डिंग हमारी चल रही है। अब देखो ये हमारा चल रहा है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, ये मैंने बना दिया इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर साइड क्या है? मैट्रिक्स है, जहां पे अभी मैंने क्रेब साइकिल चलाया, और ये मेरा इनर मेम्ब्रेन, और ये मेरी आउटर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में क्या होगा? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, है ना? यस मैम। ये स्पेस होगा। अब मेरे को ना मैट्रिक्स में मेरे पास बना NaDH2। इस NaDH2 को मेरे को क्या कराना है, यहाँ पे मूव इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के थ्रू इससे एटीपी बनवाना है। कैसे एटीपी बनवाना है? अब एटीपी बनाने के लिए क्या होगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स एंटर करेंगे। ध्यान से समझना, वो छोटी छोटी चीजें आती है इसमें से। कैसे एंटर होंगे? सबसे पहले जाएंगे FMN के पास, फिर FMN से 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे FES के पास, को थोड़ा सा दूर बना दिया तो यार, ये गए FES के पास। फिर FES ने इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को पास ऑन किया किसके पास? UQ के पास। जैसे UQ ने इलेक्ट्रॉन, UQ का मतलब होता है यूबिक्विनोन, यूबिक्विनोन रिड्यूस होके बना देगा UQH2। UQH2 क्या है? रिड्यूस्ड फॉर्म है किसकी? यूबिक्विनोन की। फिर इसने इलेक्ट्रॉन पास कर दिए किसको? हमारे CYT साइटोक्रोम B को। साइटोक्रोम B से इलेक्ट्रॉन गए FES के पास, फिर FES से इलेक्ट्रॉन गए साइटोक्रोम C1, फिर साइटोक्रोम C1 से इलेक्ट्रॉन्स आए साइटोक्रोम C के पास, फिर साइटोक्रोम C से इलेक्ट्रॉन आए साइटोक्रोम A, फिर साइटोक्रोम A से साइटोक्रोम A3 के पास। फिर A3 ने इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को वापस से मैट्रिक्स में भेज दिया। देखो मैट्रिक्स से इलेक्ट्रॉन आए, वापस मैट्रिक्स में चले गए। अभी ना जरा एक बार कॉम्प्लेक्स देख लो। कॉम्प्लेक्स नंबर 1 में क्या था? FMN और FES, ठीक है। तो ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर 1 है।
है ना। और नेक्स्ट बी और C1 कौन सा था, कॉम्प्लेक्स नंबर 3, ये रहा मेरा बी और C1, दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर 3। ये तो मेरा फर्स्ट कॉम्प्लेक्स, अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा ना आप लोगों को, ये कॉम्प्लेक्स नंबर 3। कॉम्प्लेक्स ए और A3 कहाँ है, ए और A3 है कॉम्प्लेक्स नंबर 4, ये रहा 4। अब जब मेरे को NADH2 से ATP बनाने हैं तो इनर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट 5 कॉम्प्लेक्स में से मैंने कौन कौन से कॉम्प्लेक्स यूज किए, पहला क्वेश्चन ये बनेगा, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, सिर्फ फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, मतलब 1, 3, 4 इन कॉम्प्लेक्सेस का यूज करती हूं मैं जब NADH2 से ATP बनवा रही होती हूँ। 2 इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे इन्हीं कॉम्प्लेक्सेस के थ्रू। अब फर्स्ट कॉम्प्लेक्स और थर्ड कॉम्प्लेक्स को ज्वाइन कराने के लिए मेरे पास बीच में कनेक्टर की तरह काम कर रहा है, इनको हम बोलते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। इलेक्ट्रॉन्स को एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो 1 और 3 के बीच में कौन है बच्चा, क्वेश्चन यही से आएगा, 1 और 3 के बीच में यूबिक्विनोन। कॉम्प्लेक्स नंबर 3 और 4 के बीच में कौन है, कौन है, साइटोक्रोम C। अब क्वेश्चन होगा क्या बनेगा यहाँ पे, जब मैंने इन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से यहाँ पास कराया तो पहले स्टेप में मेरे पास 2 H पॉजिटिव मैट्रिक्स से उठा के इनर मेम्ब्रेन में शिफ्ट कर दिए। फिर जब यूवी क्विनोन रिड्यूस हुआ 2 हाइड्रोजन यहाँ पे इसने रिलीज कर दिए। कॉम्प्लेक्स नंबर 3 ने 4 हाइड्रोजन रिलीज किए, इसने अगेन 2 हाइड्रोजन रिलीज किए। तो इसका मतलब जब मेरे को एक NADH2 को रिड्यूस कराना है तो कितने H पॉजिटिव निकले एक NADH2 में, 2 और 2 4, 8 और 2 10 H। 10। पहला क्वेश्चन ये बनेगा, कॉम्प्लेक्स 1 और 3 को कौन ज्वाइन कर रहा है, कॉम्प्लेक्स 3 और 4 को कौन ज्वाइन कर रहा है, कॉम्प्लेक्स 1 से कितने हाइड्रोजन निकल रहे हैं, कॉम्प्लेक्स 3 से कितने, कॉम्प्लेक्स से। तो अब देखो ETS का काम क्या होता है, ETS का काम होता है एक प्रोटॉन ग्रेडियंट को डेवलप कराना। तो इसने डेवलप करा दिया, नहीं करा दिया, मैट्रिक्स से प्रोटॉन्स को उठा के इनर मेम्ब्रेन में शिफ्ट कर दिया। फिर इन्हीं प्रोटॉन्स को इनर मेम्ब्रेन से उठा के वापस से हम मैट्रिक्स में डालेंगे। अब आप बोलोगे मैम इतनी मेहनत क्यों करा रहे हैं, इतनी मेहनत करानी पड़ेगी हम लोगों को। जब हम इनको इनर मेम्ब्रेन से वापस मैट्रिक्स में डालेंगे ना, तो जब मैट्रिक्स हाइड्रोजन आयंस को लेगा ना तो बदले में हमको ATP बना के देगा। आया समझ में क्यों ETS कराया जा रहा है, ETS सिर्फ कराया जा रहा है एक प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप कराने के लिए। फिर इसी प्रोटॉन ग्रेडियंट जो हमारा इनर मेम्ब्रेन स्पेस में हाइड्रोजन आयन ज्यादा हो रहे हैं, इन्हीं को यहाँ से उठा के वापस मैट्रिक्स में डालेंगे और मेरे को ATP बन के मिलेगा। ठीक है, हाइड्रोजन कैसे शिफ्ट हो रहा है मैट्रिक्स से इनर मेम्ब्रेन स्पेस में, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये तो बात हुई NADH2 की। अब बात आती है FADH2 की। अब जरा FADH2 को भी बना लो जल्दी से, वही सेम प्रोसेस बनाना है FADH2 का भी। यहाँ पे मेरे पास मैट्रिक्स, ये इनर मेम्ब्रेन और ये स्पेस, है ना। अब देखना जरा कौन कौन से कॉम्प्लेक्स, आपसे से क्वेश्चन पूछूंगी अब मैं, कौन कौन से कॉम्प्लेक्स मैंने यहाँ पे यूज किए। अगेन एक FADH2 से 2 इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, किसके पास जाएंगे पहले, FES FAD, फिर यहां से इलेक्ट्रॉन UQ के पास, फिर UQ से बना UQH2 मतलब यूबिक्विनोन रिड्यूस हो गया। फिर यहां से गए किसके पास, साइटोक्रोम B से FES से साइटोक्रोम C1 से साइटोक्रोम C, फिर साइटोक्रोम C ने साइटोक्रोम A को दिया, फिर साइटोक्रोम A3 को दिया, फिर इलेक्ट्रॉन वापस से यहाँ शिफ्ट कर दिया। बताना जरा कौन कौन सा कॉम्प्लेक्स यूज हो रहा है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा है, FES और FAD। फर्स्ट FES बेटा, FES और FAD फर्स्ट एंड सेकंड। नो मैम सेकंड है। मैम सेकंड है। Yeah, second है. This one is second and this one is third. This one is fourth. एक सेकेंड होल्ड करना।
मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। अभी मैम ने थोड़ी देर के लिए ब्रेक बोला है, 2 मिनट। बच्चों अभी आवाज आ रही है? यस मैम। हाँ, अरे वो टेक्निकल टीम से कॉल था, B05 में दूसरी क्लास है ना मेरा। आप लोग हो ना यहाँ पे भी दूसरे वाले बैचेस से? एक यस मैम। यस मैम। और बहुत सारे बच्चे नहीं है, तो वहाँ पे क्या हुआ ना कि वो लिंक्स का कुछ इश्यू हो रखा है, लिंक्स में प्रॉब्लम है, तो दे आर सेइंग कि आप खुद से लिंक शेयर कर देना। बोला मेरे पास ऑलरेडी बच्चे बैठे हैं क्लास में। चलो फिर हम कहाँ थे? हम लोग थे अपना यहाँ पे। तो सेकंड कॉम्प्लेक्स, तो थर्ड कॉम्प्लेक्स, फोर्थ कॉम्प्लेक्स, तो FeDH2 के लिए मैंने 2 3 4 यूज किया। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? कॉम्प्लेक्स 2 और 3 को कौन कंबाइन करा रहा है? UQ और UQH2। वहां पे अरे यार, एक सेकेंड होल्ड करना। इट्स ओके मैम। अभी नो डिस्टरबेंस। सो कहाँ थे बच्चों हम? हाँ, ये क्वेश्चन NaDH2 में 134 कॉम्प्लेक्स यूज हो रहे हैं, FeDH2 में 234 कॉम्प्लेक्स यूज हो रहे हैं। याद रहेगा। अब हाइड्रोजन आयन देख लेते हैं। यहाँ पे सेकेंड स्टेप में कोई हाइड्रोजन आयन नहीं रिलीज होते, 4 हाइड्रोजन आयन यहाँ पे रिलीज होते हैं थर्ड से, और 2 हाइड्रोजन आयन यहाँ पे रिलीज होते हैं। ये याद रखना है। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज, जो ये इलेक्ट्रॉन्स को मैंने यहाँ से उठा के वापस से यहाँ पे शिफ्ट मारा है, इनको इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से यहाँ शिफ्ट मारा है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? मैट्रिक्स से ले लेंगे ऑक्सीजन, और मैट्रिक्स से 2 हाइड्रोजन आयंस और एक्स्ट्रा लेके बना देंगे क्या? वाटर। सेम यहाँ पे भी ये करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन लेंगे यहाँ से, 2 हाइड्रोजन आयन लेंगे और बना देंगे वाटर। तो अब यहाँ पे ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि फाइनली ETS में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है? फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर या अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इस टाइप से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, ओके मैम। या ये चीज आप लोगों को याद रखना है। लेट्स सी, बताओ यहां तक कोई डाउट नहीं है ना? नो मैम। एक बार इन साइकिल्स को देख लो। क्लियर हो गया यहाँ तक सबका? यस मैम। यस मैम। चलो, हाँ कृति, बस छोटा सा बेटा 5 मिनट का रह गया, उसको फिनिश कर लेते हैं। अब देखो क्या हुआ, एक चीज मैं ना छोटा सा माइटोकॉन्ड्रिया बना रही हूँ यहाँ पे। हम लोगों ने क्या किया, ये बीच में है मैट्रिक्स, है ना? मैट्रिक्स से हाइड्रोजन आयंस को उठा के कहाँ पे शिफ्ट मारा? यहाँ पे स्पेस में, इन माइटोकॉन्ड्रिया। अब मेरे को क्या करना है, इन हाइड्रोजन्स को यहाँ से उठा के वापस मैट्रिक्स में डालना है। अब इनका आप लोग देख रहे होंगे, मैंने यहाँ पे आपको 5 कॉम्प्लेक्स बनवाए। अब 5 में से यूज में कितने कर रही हूँ? सिर्फ 1 3 4 यहाँ यूज कर लिए, 1 2 2 3 4 यहाँ यूज कर लिए। अब ये जो 5th वाला कॉम्प्लेक्स होता है, दिस इज इम्पोर्टेंट। ये 5th वाला कॉम्प्लेक्स ही, इसका नाम देखो क्या है, ATP सिंथेटेज, मतलब ATP का सिंथेसिस कराएगा। अब ये 5th कॉम्प्लेक्स पता है कहाँ पे प्रेजेंट होता है? जैसे मेरी इनर मेम्ब्रेन है, इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है ऐसे।
ऐसे इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर 5। अभी कॉम्प्लेक्स नंबर 5 दो चीजों से मिलके बना होता है, F0 और F1 से। F1 पार्टिकल। नोट क्या होता है यहाँ पे, इंटीग्रल प्रोटीन होता है, और F1 क्या होता है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होता है। अब ये क्या करता है यहाँ पे, F0 तो मेरा इसके अंदर शिफ्ट होता है, किसमें, मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड होता है, और एक्सट्रिंसिक क्या करता है, यहाँ से हाइड्रोजन आए इनको यहाँ पे ऐसे शिफ्ट करेगा। जैसे जैसे हाइड्रोजन यहाँ पे अंदर जाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कंबाइन होके एटीपी बनाना शुरू कर देंगे। 2 हाइड्रोजन आयंस मूव करेंगे तो मेरे को एक एटीपी मिलने वाला है, बस इतना होगा। इनर स्पेस में हाइड्रोजन आयंस बढ़ा दिए, वहां से शिफ्ट कर करके फिर से मैट्रिक्स में भेजेंगे, जैसे ही हाइड्रोजन आयंस जाएंगे मेरे को एटीपी मिल के आ जाएगा। इतना। क्वेश्चन क्या आएगा, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है ये किधर साइड है, इसका फेस मैट्रिक्स की साइड है या इनर मेम्ब्रेन की साइड है, टुवर्ड मैट्रिक्स। और F1 ही क्या काम करता है यहाँ पे, F1 ही एटीपी सिंथेज की एक्टिविटी करता है। दिस शोज एक्टिविटी ऑफ एटीपी सिंथेज। मैम तो फिर फाइनल इलेक्ट्रॉन, बेटा फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर स्नेहा वही है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इज फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है। फिर F0 और F1 मैम है क्या वैसे? F0 और F1 प्रोटीन्स है छोटे छोटे। ओके, ये है बस। यहाँ तक बताओ, कोई डाउट है किसी को? नो मैम। चलो अगर डाउट नहीं है लेट्स सी फिर। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी मैम आप अभी 11th का ही पढ़ा रहे हो 8:30 वाले क्लास में भी? नहीं नहीं, अभी वो पहले वाला क्लास चल रहा है ये अब तक। ओके मैम। अभी बस फिनिश हो गया है ये हम लोगों का